Assalamualaikum dear viewers, my name is Fuad Ahmad and you are watching By Choice Biology. In this video tutorial, we would like to learn some basic and advanced concepts about feedback mechanism. So what does actually this term means? By definition, we can say that it is a mechanism in which a response is given to a stimulus through homeostatic components such as sensor, integrator and effector. इसका आसान मतलब ये है कि अगर कोई स्टिमुलस को या कोई एनवायरमेंटल चेंज को होम्योस्टेटिक कंपोनेंट्स से कंबाइंडली कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो ऐसे मैकेनिज्म को हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। अब होम्योस्टेटिक कंपोनेंट्स में इफेक्टर डायरेक्ट फीडबैक देने का अहल है या ये डायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुलस को। ये दो भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और सिग्नल प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटर को। इंटीग्रेटर फिर से उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उनको इंटीग्रेट करता है और इनको रेगुलेट करता है और उसी के मुताबिक इफेक्टर को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप इसी चेंज को डायरेक्टली फीडबैक दें। सो आई होप I am clear to you people. अब आते हैं इसके पर्पस के ऊपर। एक पर्पस तो फीडबैक का ये है कि ये इफेक्टर के रिस्पांस को स्टिमुलस के मुताबिक प्रोमोट करता है, और दूसरा पर्पस इसी का ये है कि ये इफेक्टर के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के मुताबिक रिवर्स करता है या स्टिमुलस के अपोजिट ले जाता है। तो ये दो पर्पसेस इस फीडबैक के होते हैं। अब इन पर्पसेस के बेस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक mechanisms या feedback. One is positive feedback and the second is negative feedback. जिस तरह से हमने पहले स्टेटमेंट में ये पढ़ा कि पॉजिटिव फीडबैक में इफेक्टर के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के मुताबिक प्रोमोट किया जाता है, एनहांस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टिमुलस या कोई एनवायरमेंटल चेंज वो ज़्यादा हो रहा हो तो उसी के मुताबिक रिस्पॉन्स भी बॉडी का ज़्यादा होगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक का क्लैरिफिकेशन के लिए ये है कि अगर CO2 पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में कोई बंदा सांस ले रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आने की वजह से हमारे सेंसर्स ये इत्ला देंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, और मेडुला ऑब्लोंगेटा इफेक्टर यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को ये इत्ला देंगे कि आप ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके और ऑक्सीजन को अंदर ले जाया जा सके। लेकिन
हमारा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इंटेलिजेंट इतना भी नहीं है, क्योंकि इसको ये पता नहीं होता कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। तो हमारे ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज आता है ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। अब स्टिमुलस यहाँ पर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर इफेक्टर का रिस्पांस ब्रीथिंग रेट का ज़्यादा होना है। तो स्टिमुलस बढ़ रहा है या स्टिमुलस ज़्यादा है, उसी के मुताबिक हमारा रिस्पांस भी ज़्यादा है। इसी वजह से ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का। पॉजिटिव फीडबैक को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। इंक्रीज ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड डिलीवरी। ड्यूरिंग बेबी बर्थ और बेबी डिलीवरी, बेबी का हेड मदर के यूट्रस वॉल के साथ स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइक की वजह से सेंसरी न्यूरॉन्स जो वॉल्स में लगे होते हैं उन पर मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। अब ये मैकेनिकल प्रेशर हमारे पास स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को सेंसर्स यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं और इसको फौरन ले जाते हैं टुवर्ड्स द इंटीग्रेटर या कंट्रोल सेंटर। तो इसी केस में हमारे पास कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इत्तला देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो सिक्रीट करे ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्मूथ मसल्स पर अटैच होता है, स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर पर अटैच होता है और इनकी कंट्रैक्शन को काज करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे वो ब्लड में शामिल होके वहाँ पर यूट्रस वॉल पर अटैच होंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास ये स्मूथ मसल्स हैं, तो उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगी और बेबी का हेड उसी कंट्रैक्शन की वजह से आगे बढ़ेगा। तो जितना मैकेनिकल प्रेशर हेड का, बेबी हेड का मदर के यूट्रस वॉल पर पड़ेगा, उतना ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन भी ज़्यादा रिलीज होगा। तो स्टिमुलस वो ज़्यादा हो रहा है, उसी के मुताबिक रिस्पांस यानी कि सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये भी एक एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टर का रिस्पांस, जो इफेक्टर यहाँ पर है ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड यही या हाइपोथैलेमस, लेकिन हम इफेक्टर यहाँ पर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो डायरेक्टली फीडबैक में इन्वॉल्व है, वो सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन काज करता है। एक और एग्जांपल से हम पॉजिटिव फीडबैक को जस्टिफाई करते हैं और वो है बेबी सकलिंग काजेज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। जब एक बच्चा माँ के ब्रेस्ट के निपल को सक करता है तो ये सकिंग एक मैकेनिकल प्रेशर सेंसरी न्यूरॉन पर अप्लाई करता है और ये मैकेनिकल प्रेशर भी यहाँ पर हमारे पास एक स्टिमुलस है जो कि डिटेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ये सिग्नल भेजते हैं टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस विच इज़ द इंटीग्रेटर हेयर। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि आप ऑक्सीटोसिन प्लस प्रोलैक्टिन ये रिलीज करें। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होगा और ब्लड में शामिल हो जाएगा और वो आएगा ब्रेस्ट तक। तो प्रोलैक्टिन का काम है कि ये मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और दूसरी तरफ ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हुआ है
वो काम करता है स्मूथ मसल कंट्रैक्शन का। तो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन की वजह से वो मिल्क जो ऑलरेडी ब्रेस्ट में मौजूद है वो बेबी को प्रोवाइड किया जाता है। तो जितना बेबी मदर के निपल को सक करता है तो उतना ही हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होगी, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होगी और वो आएंगे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन भी करेंगे और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर मिल्क रिलीज करेगा थ्रू द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव फीडबैक में आता है। Another example of positive feedback is fever. Okay, during fever, a high metabolism is observed, which leads to high temperature. इसका मतलब है कि हमारे बॉडी का एक सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस में पाया जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेंज जो है वो 36.4 डिग्री सी से लेकर 37.3 डिग्री सी नॉर्मल रेंज ये टेम्परेचर का हमारे बॉडी का पाया जाता है, जो कि ऑलरेडी सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस का। अब जो ही हमारे पास कोई इन्फेक्शन आता है या कोई कैंसर होता है या कोई इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में पाया जाता है तो इसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे इम्यून सेल्स से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको हम साइटोकाइंस के नाम से जानते हैं। ये साइटोकाइंस हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है और वहाँ पर हमारे हाइपोथैलेमस में जो ऑलरेडी सेट पॉइंट 36.4 से लेकर 37.3 तक है वो इस सेट पॉइंट को इंक्रीज करने लगता है। जो ही हमारे बॉडी का हमारे हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37.3 से अबव होगा तो हमारे बॉडी में जो कोल्ड सेंसर्स लगे होंगे उनको हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम नज़र आएगा और इसी के वजह से हमारे कोल्ड सेंसर्स वो एक्टिवेट होंगे। कोल्ड सेंसर्स हमारे हाइपोथैलेमस को इत्ला देंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट जो न्यूली सेट पॉइंट है उससे कम है, तो आप शिवरिंग मैकेनिज़्म के थ्रू हीट की प्रोडक्शन करें। तो इस वजह से बंदा लरसता है, शिवर करता है, मसल की रैपिड कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि आप थायराइड ग्लैंड से कहें कि वो थायरोक्सिन वो खारिज करें ताकि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो और उससे हमारा टेम्परेचर बढ़े। अब यहाँ पर ये स्टिमुलस ये टेम्परेचर है या न्यू सेट पॉइंट हमारे पास ये स्टिमुलस है और सेंसर्स यहाँ पर हमारे पास कोल्ड सेंसर्स हैं और कोल्ड सेंसर्स ये मैसेज प्रोवाइड करेंगे टू द हाइपोथैलेमस विच इज़ इंटीग्रेटर और यहाँ पर इंटीग्रेटर यानी कि हाइपोथैलेमस वो सिग्नल सेंड करता है टू द पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल सेंड करेगा टुवर्ड्स द थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर हमारे पास इफेक्टर एक ग्लैंड है। तो जो ही स्टिमुलस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जो ही हमारे पास ये स्टिमुलस ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और वो टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर ले जाएगा।
तो अगर सेट पॉइंट 37.9 तक पहुंचा है, इसके बाद अगर सेट पॉइंट 37.9 से हटकर 38.4 तक पहुंच गया लेट्स से, तो हमारे बॉडी को अभी हमारे बॉडी के कोल्ड सेंसर दोबारा एक्टिवेट होंगे और दोबारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ हीट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फीवर न्यू सेट पॉइंट के मुताबिक वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये न्यू सेट पॉइंट हमारे पास स्टिमुलस है और इसके मुताबिक रिस्पॉन्स हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, हीट प्रोडक्शन है। तो जो ही सेट पॉइंट बढ़ता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का। ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे भी, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं another type of feedback which is negative feedback. So by definition नेगेटिव फीडबैक हमारे पास वो फीडबैक है जिसमें इफेक्टर के रिस्पॉन्स को स्टिमुलस के उलट या अपोजिट ले जाया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन। हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल की एक ख़ास मकदार पाई जाती है। तकरीबन 100 mg पर 100 ml is the concentration of glucose. लेट्स से हम कहें कि हमने कोई मील लिया है, हमने खाना खाया है और खाना खाने के बाद हमारे ग्लूकोज का लेवल 100 mg पर 100 ml से इंक्रीज़ हुआ है 110 mg पर 100 ml तक। जो ये 10 mg इंक्रीज हुआ है हमारे ब्लड में ग्लूकोज, तो इसको पेंक्रियाज के कुछ सेल्स डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड ए स्टिमुलस हेयर, और इसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है पेंक्रियाज के कुछ सेल्स, कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स, और ये सेंसर्स का काम करते हैं। तो ये इस मैसेज को ले जाएंगे टूवर्ड्स द आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा सेल्स पाए जाते हैं। तो पेंक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के सेल्स में बीटा सेल से इंसुलिन खारिज होता है और ये इंसुलिन जाके सेल्स पर अटैच होता है और सेल को ग्लूकोज के लिए परमिएबल भी बनाता है ताकि ग्लूकोज उसी सेल में जा सके, और इसी के साथ साथ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करता है, मतलब रिस्पिरेशन को भी इंक्रीज़ करता है ताकि सेल में ग्लूकोज की तादाद मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कम हो और ब्लड से ग्लूकोज जो इजाफी हैं वो सेल के अंदर चले जाएं। तो हमारा जो 10 mg ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ था, इसी इंसुलिन हार्मोन की वजह से वो 110 की बजाय 100 mg पर आ गया। अब जब 100 mg पर आ गया है तो ये क्यों 100 mg पर ही रुकता है, ये कम क्यों नहीं होता इस लेवल से? तो ये इसलिए कम नहीं होता क्योंकि हमारे
जो पेंक्रियाज में जो सेल्स हैं न्यूरोसेंसरी सेल्स इस चेंज को अगेन डिटेक्ट करते हैं कि हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, इसी वजह से अप टू द नॉर्मल लेवल, तो इसी वजह से आप इंसुलिन की रिलीज को बंद कर दें। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, लेट्स से ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो अगर हम एक फिगर ले लें कि 100 mg पर 100 ml की बजाय 90 mg पर 100 ml कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, तो ये एक स्टिमुलस है। डिक्रीज्ड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड इज अ स्टिमुलस which is sensed by neurosensory cells and pancreas, and those neurosensory cells will send signals to the iles of Langerhans, in which the alpha cell will release a hormone called glucagon, which increase the breakdown of glycogen into glucose. तो ग्लूकोगॉन डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के नतीजे में रिलीज होगा, और यही ग्लूकोगॉन ग्लाइकोजन को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन उसकी करेगा। तो जो ग्लूकोज उसके ब्रेकडाउन से हमें मिलते हैं वो ब्लड में शामिल हो जाएंगे। तो 90 mg पर 100 ml से ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 100 mg पर 100 ml। अब यहाँ पर ये ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब ये ग्लूकोज लेवल 100 mg पर 100 ml तक आ जाता है तो हमारे न्यूरोसेंसरी सेल्स को ये इत्तला मिल जाती है कि अब ब्लड ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल पे आ चुका है, अब ग्लूकोगॉन को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टॉप करने का मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। अच्छा, अब नेगेटिव फीडबैक को एक दूसरे एग्जाम्पल से भी जानते हैं। अगर हमारे ब्लड में वाटर की सप्लाई कम हो या हमारा ब्लड वाटर लेवल डिक्रीज कर जाए फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, सो it will be detected by sensory cells which will send signals towards the hypothalamus, and hypothalamus will activate pituitary gland to release antidiuretic hormone। तो एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा किसके रिस्पांस में? ब्लड प्रेशर के कम होने के रिस्पांस में, क्योंकि हमारे हार्ट में भी हमारे किडनी में भी बेरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लेवल को चेक करते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो डायरेक्टली ये सेल्स सिग्नल सेंड करते हैं टू द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कहता है कि आप एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज करें। अब एडीएच हमारे किडनी में नेफ्रॉन पर आकर अटैच होगा और नेफ्रॉन के कुछ हिस्से को वाटर के लिए परमिएबल बनाएगा। तो वाटर नेफ्रॉन से निकलकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा और हमारे ब्लड का वॉल्यूम फिर से ज़्यादा हो जाएगा। और एडीएच का दूसरा काम वेसो कंस्ट्रिक्शन का है कि हमारे ब्लड वेसल्स में, ख़ासकर आर्टेरियोल्स में, हमारे जो स्मूथ मसल्स है उनको ये
कंट्रैक्ट करवा देता है, क्योंकि ADH का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। तो जो ही हमारे ब्लड में वाटर का मकदार भी बढ़ेगा और वहाँ पर आर्टीरियोल्स की डायमीटर स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन की वजह से कम होगी, तो ब्लड प्रेशर राइज होगा और हमारा ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल लेवल पर आता है तो बेरोरिसेप्टर्स इसको सेंस करता है और ADH की सिक्रीशन फिर से बंद हो जाती है। तो यहाँ पर स्टिमुलस वो क्या है, वो है हमारे पास लो ब्लड प्रेशर, और रिस्पांस हमारा क्या है, रिलीज ऑफ ADH। सो लो ब्लड प्रेशर विल कॉज द सिक्रीशन ऑफ ADH, और जब हमारे ब्लड का प्रेशर बरकरार रहता है तो बेरोरिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये नहीं कहता कि आप ADH सिक्रीट करें, तो ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज, ब्लड का प्रेशर जो है वो बरकरार रहता है। अच्छा, थर्ड नंबर एग्जाम्पल हम फीडबैक की ये लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक की ये लेते हैं कि कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में कैसे बरकरार रहता है। तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मकदार ज़्यादा हो जाए तो हमारे थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल है कि ये ब्लड से इजाफी कैल्शियम को निकाले और डिपॉजिट करें इनटू द बोन्स। सो हम ये लिख सकते हैं कि कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास कैल्शियम की मकदार ब्लड में कम हो जाए तो फिर हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम की मकदार को बढ़ाता है। एक मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं कि पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर अटैच होता है और वहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है और हमारे ब्लड में कैल्शियम की मकदार नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। सो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस इस केस में डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड है और इंटीग्रेटर को ये रिस्पांस मिले, इंटीग्रेटर को ये सिग्नल मिलेगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी है, आपने इसको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। अब जब कैल्शियम की कमी को आप बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेटर पैराथार्मोन रिलीज करवाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से। जो ही हमारे कैल्शियम का लेवल ब्लड में बरकरार रहे, मुकम्मल हो जाए, तो पैराथार्मोन की सिक्रीशन वो इनहिबिट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फिर हम कहते हैं कि कैल्शियम का लेवल बैलेंस हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इज नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। तो अगर
एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो हमारे सेट पॉइंट से, तो हमारे बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो इससे पहले लेक्चर में जिस तरह हमने हीट सेंसर्स और कोल्ड सेंसर्स की बात की थी, तो हाई टेम्परेचर विल बी डिटेक्टेड बाय हीट सेंसर्स विच आर थर्मो रिसेप्टर्स इन आवर स्किन। तो ये सेंसर्स, ये हीट सेंसर्स हमारे हाइपोथैलेमस को इत्ला देंगे जो कि इंटीग्रेटर है, और हम हाइपोथैलेमस will regulate temperature by the process of vasodilation। हमारा ब्लड वेसल्स वो डायलेट हो जाएंगे और उससे हीट एवॉल्व होगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बाहर हमारे सेट पॉइंट से बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तो भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और कोल्ड रिसेप्टर इसी कोल्ड को या लो टेम्परेचर को सेंस करते हैं और इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इत्ला देंगे ब्लड वेसल्स को कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, उसकी डायमीटर कम हो जाए, क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स हैं और वो स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो उसकी डायमीटर कम हो जाती है, तो स्किन से ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी से हीट ज़्यादा नहीं निकलता, हमारी बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल ही रहती है। होप यू हैव एंजॉयड द टॉपिक, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में इसके हवाले से तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।